हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। डेली बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे मेरे तरफ से कवर कराया जाता है, जो कि रोज रात को 8 बजे यहाँ पे ये कवर होता है। बेसिकली पीसीएस एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खास करके जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। यहाँ पे उन न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया जाता है डिटेल में। बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे ये जो न्यूज़ एनालिसिस कवर कराया जाता है वो बाइलिंगुअल में कवर कराया जाता है। यानी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने जा रहा है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वहीं पे बेसिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के जो स्पीकर है, हिमाचल प्रदेश के असेंबली स्पीकर के द्वारा यहाँ पे जो एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया था उसको लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। बेसिकली अभी फिलहाल प्रीवियस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा चुनाव हुआ था, जिसके अंतर्गत जो कांग्रेस के तरफ से जो 6 उम्मीदवार थे वो बेसिकली पार्टी पलट करके उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट दे दिया था। एक तरह से उन्होंने विप का उल्लंघन किया था। किसका उल्लंघन किया था? विप का। ये ध्यान रखिएगा, एक पॉलिटिकल टर्म है, आप लोगों ने पॉलिटी में इसको अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपने नहीं कवर किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस टर्म को ऑलरेडी कवर करा दूंगा। लास्ट मंथ को मैंने ऑलरेडी इसको लेकर के जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी जारी किया था। आपको ऊपर में दिख भी रहा होगा। अगर वो नहीं आपको वहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो वीडियो के अंत में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी आप एक तरह से देख सकते हैं किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ का वहाँ पे उस वीडियो में यूज़ किया गया था। मैंने आपको बताया था किस तरह से दल विरोधी कानून जो होता है उसका वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो एमएलए हैं उनके द्वारा यहाँ पे पार्टी के विप का उल्लंघन यहाँ पे किया गया था, जिसकी वजह से दल विरोधी कानून के तहत आयोग उनको घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? जो बेसिकली विधानसभा के अध्यक्ष है उनके द्वारा बेसिकली उनको आयोग घोषित कर दिया गया था। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। तो सबसे पहला ये चीज़ समझने का जरूरत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसको कहते हैं, दल विरोधी कानून किसको कहते हैं। तो वह बेसिकली संसद या राज्य विधानसभा में जो सदस्य होते हैं अगर वो दल बदल से संबंधित बेसिकली वो काम करते हैं, जैसे कि कोई भी सदस्य जो है उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता अगर वो छोड़ देते हैं या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई सदस्य है वो अगर अपने मन से अगर वो सदस्यता छोड़ दे या फिर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसको लेकर के बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यहाँ पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो आपके स्पीकर हैं उनके द्वारा बेसिकली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली कहलाता है। यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित निर्देशों के विपरीत यानी किसी भी मतदान में करना या अनुपस्थित रहना, यानी किसी और को मतदान देना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई सदस्य बिलोंग कर रहा है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को बेसिकली अगर वोट ना दे करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट देता है या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं वह अनुपस्थित हो जाता है वोटिंग को लेकर के, जब कोई भी चुनाव होता है तो उसको लेकर के बेसिकली वहाँ पर स्पीकर का रोल वहाँ पे प्ले होता है, जहाँ पे स्पीकर जो है अपनी पावर का यूज़ करके वो बेसिकली उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उस इलेक्शंस को लेकर के। ये यहाँ पे निकल करके आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ली है, अगर उन्होंने पहले से ही परमिशन ले लिया है, तो ऐसे मतदान या अनुपस्थित रहने के 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा माफ उसको कर दिया गया है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अगर वो वोटिंग को लेकर के मतदान को लेकर के अगर वो 15 दिन पहले ही अगर उसने परमिशन ले ली है कि वो उस इलेक्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको लेकर के उसको माफ़ कर दिया जाएगा और उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर उसने इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया है तो उस केस में स्पीकर के द्वारा स्पीकर अपना पावर का यूज़ करके बेसिकली उस सदस्य की वोट को अयोग्य यहाँ पे
ठहराया जा सकता है, सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दल बदल विरोधी कानून के तहत ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, अगर कोई बेसिकली पार्टी से अपनी जो मेंबरशिप है वो बेसिकली गिव अप कर दिया है, यानी वो हट गया है, तो एक तरह से वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन कर सकता है, ये ध्यान रख सकता है। चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, उसके पहले नहीं। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने बाद फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग सीट, देख सकते हैं एक मनोनीत सदस्य भी यदि सीट लेने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ये उसी से रिलेटेड पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो दल विरोधी कानून बेसिकली क्या है, किसी संसद या फिर राज्य विधानसभा में किसी सदस्य की जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे डिसक्वालीफाई करना स्पीकर के द्वारा, बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहलाता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि बेसिकली अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबरशिप को गिव अप कर दे या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर ले स्वेच्छा रूप से, तो बेसिकली वो आपका दल विरोधी कानून के अंतर्गत कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है कि अगर इफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी हैव एग्रीड टू मर्ज विद अदर पार्टी, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या कहा गया, या अब वो बेसिकली अगर अयोग्य उनको नहीं दिया जाएगा, अयोग्यता ठहराव नहीं दिया जाएगा, अगर किसी विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य जो है वो अन्य दल में शामिल हो जाते हैं अपनी सहमत से, तब उस केस में उनको अयोग्य यानी डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये एक एग्जाम्पशन पार्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो ये आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का अगर 2/3 सदस्य जो है अगर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर जाता है तो उस केस में उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पशन पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर का रोल क्या है। चेयरमैन और स्पीकर ऑफ जो हाउस है उनके पास पावर होता है कि एक तरह से केसेस को डिसाइड कर सके, मेंबर को डिसक्वालीफाई करने को लेकर के, जो बेसिकली इससे रिलेटेड जो बेसिकली अगर चीजें होती हैं तो सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर, देखिए ध्यान रखिएगा, दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की पूरी शक्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा स्पीकर के पास, ये ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, विलय से बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ है या अध्यक्ष को व्यापक शक्तियां दी गई है और व्यक्तिगत सांसद विधायकों की स्वतंत्रता में कटौती यहाँ पे की गई है। तो देख सकते हैं मास डिफेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका मर्ज हुआ है। वाइड पावर आपको स्पीकर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे इंडिविजुअल की आज़ादी, यहाँ पे एमपी एमएलए को फ्रीडम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे इश्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। एससी जजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो किहोटा होलोवन वर्सेस जसीलो एंड ओआरएस केसेस जो हुए थे ऑर्गेनाइजेशन के केस 1992 में, उसमें स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया गया था कि डिफेक्शन के तहत जो भी एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और इसके निर्णय उच्च न्यायालय और एससी की न्यायिक समीक्षा शक्ति के अधीन होता है। अगर दल बदल से संबंधित मामलों का निर्णय जो करते समय अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण रूप में कार्य करते हैं और इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट या एससी की न्यायिक समीक्षा शक्ति के अधीन, ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका जुडिशियल रिव्यू होता है अगर कोई इस तरह का स्पीकर को कोई केसेस को लेकर के अगर कोई डिसीजन लेता है तो, जो कि यहाँ पे 1992 का केस जजमेंट आया था, यहाँ पे इसके तहत यही निकल करके आया था कि अगर कोई स्पीकर के द्वारा इस तरह का दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई सदस्य की क्वालिफिकेशन को बेसिकली उनकी सदस्यता को डिसक्वालीफाई अगर कर दिया जाएगा तो वो स्पीकर के द्वारा जब ये स्टेप्स ले जाएंगे तो वो फिर एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो आपके आएंगे, यानी फिर हाईकोर्ट और एससी के द्वारा उसको चेक किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी कि वेदर स्पीकर के द्वारा ये डिसीजन जो लिया गया वो सही है कि नहीं। अभी रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 1994, उसमें स्वेच्छा से यहाँ पे सदस्यता छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि विधायक को औपचारिक रूप से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि इसका अनुमान सदस्य के आचरण से भी लगाया जा सकता है। देख सकते हैं इसको यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अगर कोई मेंबरशिप छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मली तरीके से वो रिजाइन कर रहे हैं। इसका कुछ कोड, इसका मेंबर्स का कंडक्ट जो है इसका अनुमान सदस्य के आचरण से भी लगाया जा सकता है। ये निकल करके आया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, जो कि रवि वर्सेस नायक बनाम भारत संघ केसेस था, ये ध्यान रख सकता है।
ठीक है। तो उसी को लेकर के ये आपका जजमेंट था, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था गया था, ऊपर में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आ रहा होगा, और वीडियो के अंत में भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा जो कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जो फैसले आए थे उस पर मैंने आपको वहाँ पर वीडियो जारी किया गया था। तो उसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाएंगे। कांग्रेस के पास कितनी सीट थी, बीजेपी के पास कितनी सीट थी, कांग्रेस मेजोरिटी के होने के बावजूद बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैसे जीत ठहरा दे दिया गया था। तो ये सारी बातें वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिटेल में, तो उसको एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर अभी रोक लगाने से इनकार कर दिया है, ये ध्यान रख सकते हैं, यानी उसको पास कर दिया है। ठीक है, यानी जो अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर अयोग्य ठहरा दिया गया था उसी पर यहाँ पर सहमति दिखाई गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये नाम बहुत आप लोगों ने सुना होगा अगर आप पॉलिटी अच्छे से कवर कर रहे हैं तो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में खास करके जब आपने इतिहास से स्टार्ट किया होगा अपनी पॉलिटी को, तो वहाँ पे ये नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा, पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में बेसिकली इनकी मृत्यु हुई थी। देख सकते हैं ये इनका भी रिसेंट में बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। बर्थ एनिवर्सरी बेसिकली इनका सेलिब्रेट 16 मार्च को किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिकली जो है गांधीवादी थे और प्रख्यात समाज सुधारक और कार्यकर्ता भी थे। इनका योगदान बहुत अहम आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अगर मैं बात करूं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जैसे नमक सत्याग्रह हो गए, बहुत इन्होंने अहम रोल निभाया था इसमें भाग लेकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। जैसे हो गया सॉल्ट सत्याग्रह हो गया जो कि 1930 में हुआ था, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था देख सकते हैं 1940 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, इन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने 3 बार फास्ट रखा था देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के समर्थन में 1946 से 1948 के दौरान 3 बार उपवास किए थे, इसमें भी इनके द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। आपने इतिहास में देखा होगा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत बार रोका जाता था और इनके मना ही था एक तरीके से। तो उनके हित में बेसिकली उनको अधिकार ये प्रोवाइड करने को लेकर के, मंदिरों में उनको प्रवेश दिलाने को लेकर के इनके द्वारा यहाँ पर 3 बार उपवास किया गया था 1946 से 1948 तक, ताकि उनको ये अधिकार दिया जा सके। उनको लेकर के भी इन्होंने यहाँ पे बहुत अहम कदम उठाए हैं। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से अगर हम लोग बात करें तो 58 दिन का इन्होंने बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो 58 दिन का इन्होंने फास्टिंग रखा था, एक तरह से आंध्रा को अलग करने को लेकर के। कहाँ से? मद्रास प्रेसिडेंसी से। क्यों? क्योंकि ये भाषा के आधार पर, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सभी प्रांतों के द्वारा यही डिसाइड किया जा रहा था कि भारत का जो बेसिकली वर्गीकरण होना है यानी डिवीजन होना है वो बेसिकली भाषा के आधार पर होना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बेसिकली ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी टाइप में ये आपका भारत का वर्गीकरण हुआ था, जहाँ पे आज के डेट में आप देख सकते हैं राज्यों के आधार पे आपको देखने को मिलेगा 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी आप देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे बेसिकली जो 1956 तक भारत का जो वर्गीकरण था वो बेसिकली टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी के तहत हुआ था देख सकते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से भाषा के आधार पर यानी आंध्रा बनाने के समर्थन में 58 दिनों तक यहाँ पे उपवास उन्होंने किया था और उसी को लेकर के इनकी मृत्यु हो गई थी। और आंध्रा के लोगों के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अमरजीवी के रूप में यहाँ पे इनको सम्मानित किया जाता है, जिसको लेकर के बहुत अहम भूमिका यहाँ पे निभाई गई थी। अमरजीवी के रूप में इनको बेसिकली वहाँ पे उनके बलिदान को माना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। और उसके बाद में जो पहला राज्य जो था, अगर मैं बात करूँ अनऑफिशियली, तो आंध्र प्रदेश ही आज के डेट में आप देख सकते हैं 1953 में भाषा के आधार पर उसको अलग किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से, ये ध्यान रख सकते हैं। इनकी इथनिक वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं नेतृत्व तो बहुत हर जगह नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता था, साहसी बहुत है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी याद रखिएगा पोट्टी श्रीरामुलु, ये ध्यान रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़े अमरजीवी की बेसिकली रूप में उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAR के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन गुणवत्ता रिपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, IQAR द्वारा इसको जारी किया जाता है। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आप देख सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद इंडिया की ऐसी हालत आपको देखने को मिलेगा भारत की हवाई गुणवत्ता की अगर मैं बात करूँ तो। न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बेसिकली कहलाता है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नई दिल्ली जो है, ये ध्यान रख सकते हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार ध्यान रखिएगा, बिहार का बेगूसराय जो है वो दुनिया का सबसे
मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया आप कह सकते हैं। तो महानगरीय क्षेत्र के रूप में आप देख सकते हैं बिहार का बेगूसराय जो है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, भारत में 1 अरब से अधिक लोग जो है PM 2.5 सांद्रता का अनुभव करते हैं, देख सकते हैं। तो PM 2.5 कंसंट्रेशन को यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं 1 बिलियन लोग यहाँ पे, जो कि अगर मैं बात करूँ WHO के अनुशंसित स्तर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा केवल 7 देश ही WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन पर खरे उतरे हैं, देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे इंडिया जो है इसका एक्सपीरियंस जो है इसके बियॉन्ड एक्सपीरियंस, इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच पॉलिनेशिया इज आइडेंटिफाई एज लीस्ट पॉल्यूटेड। पूरे पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम प्रदूषित अगर देश की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच पॉलिनेशिया की पहचान सबसे कम प्रदूषित के रूप में यहाँ पे की गई है, ये ध्यान रख सकते हो। तो देख सकते हैं टॉप 3 अगर देश की बात करूं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल की राजधानी की मैं बात करूं, कंट्रीज कैपिटल की, तो सबसे पहला नाम जो है न्यू दिल्ली का आता है। और फिर महानगरीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र आपको बेगूसराय देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये सारे आपको ध्यान रखते हुए चलेगा। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुणवत्ता रिपोर्ट से रिलेटेड, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वर्कर से रिलेटेड जो डोमेस्टिक वर्कर है, यहाँ पे नई ILO नीति में घरेलू कामगारों को देखभाल नीतियों में शामिल करने का संक्षिप्त आह्वान यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे नीतियाँ सार्वजनिक नीतियाँ हैं जो देखभाल के प्रावधान और देखभाल के अधिकारों तक पहुँच के लिए संसाधनों का ये बेसिकली आवंटन करती है। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल यहाँ पे सेवाएं इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। घरेलू कामगार वह व्यक्ति है जो रोजगार संबंध के तहत और व्यावसायिक आधार पर घरेलू काम में लगा हुआ है, जिसके तहत भारत में 4.75 मिलियन घरेलू कामगार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 3 मिलियन आप यहाँ पे महिलाएं देख सकते हैं। 4.75 मिलियन घरेलू कामगार के डोमेस्टिक वर्कर की अगर मैं बात करूं, जिसमें से 3 मिलियन आपको देखने को मिलेगा जो कि फीमेल्स है यानी वुमेन्स है, ये ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या इशू फेस किए जाते हैं इन डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा, आप देख सकते हैं। इनके अधिकार जो है, इनको अधिकार से वंचित रखा जाता है। श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक 10 में से 8 लोग जो है वो अनौपचारिक रूप से कार्यरत होते हैं, यानी देख सकते हैं इनफॉर्मली यहाँ पे एम्प्लॉयड रहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये 5 सेक्टरों में से एक सेक्टर आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक वर्कर, जो कि आपको सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आपको अडल्ट फोर्स लेबर में आप देख सकते हैं। व्यस्क बंधुआ मजदूरी में आपको देखने को मिलेगा। अन्य मुद्दे की अगर मैं बात करूं, कम वेतन वाली नौकरियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, भेदभाव देख सकते हैं, यौन शोषण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे अदर इशूज़ है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा बेसिकली फेस किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात करूँ, पुअरली पेड जॉब्स की मैं बात करूँ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की मैं बात करूँ, ये सारे मुद्दों से ये सारे इशूज बेसिकली उनके द्वारा यहाँ पे फेस किए जाते हैं, देख सकते हैं। तो एक बहुत अहम मुद्दा है जो कि इनके द्वारा यहाँ पे ये सारी समस्याएं जो है इनके द्वारा बेसिकली फेस की जाती है। अब क्या क्या रिकमेंडेशन हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या सिफारिश यहाँ पे कर सकते हैं, तो घरेलू कामगार को देखभाल कर्मियों के रूप में यहाँ पे मान्यता देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से इनको रिकग्निशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर केयर पॉलिसीज को यहाँ पे लागू करने की बात कही जा रही है, और खास करके उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में भी उनको शामिल करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए ILO के अंतर्गत यहाँ पे रेटिफाई करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन 2011 यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि इनको एक तरह से घरेलू कामगार कन्वेंशन 2011 में इसको रखा जाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ILO कन्वेंशन 189 को अनुसमर्थन करते हुए घरेलू कामगार कन्वेंशन में रखने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अंतर्गत यहाँ पे इनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इनके पहल क्या है, एक तरह से इनके स्किल को रिकॉग्नाइज करने की बात कही जा रही है, कौन कौन से स्किल्स इनके अंदर में है, और एक तरह से उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग देने की यहाँ पे बात कही जा रही है, ताकि वो अपने प्रशिक्षण में और कौशल हो सके और अपना मूल्यांकन अच्छे से कर सके। घरेलू कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बेसिकली ये क्या करता है, एक तरह से राइज अवेयरनेस करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसको लेकर के भी यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम और उनके डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हम एक और अच्छे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक तरह से नेशनल लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी कन्वेंशन है उसके अंतर्गत उनको जो राइट्स है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
अब कौन कौन स्टेप्स यहाँ पे भारत के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है देख सकते हैं। जो यौन शोषण होता है उसके तहत यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इसके तहत घरेलू कामगारों को यौन शोषण से ये क्या करता है, बचाता है। इसके साथ साथ वेतन, यहाँ पे कोड ऑन वेजेस की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के 2019 में ये कानून पास किया गया था। यहाँ पे जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में जो वर्कर्स इंगेज होते हैं उसको लेकर के यहाँ पे वेतन को लेकर के यहाँ पे उनको प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की भी बात कही जा रही है, जो कि 2020 में यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे लिए गए थे भारत के द्वारा। यहाँ पे एक तरह से सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा घरेलू कामगारों को सहित असंगठित कामगारों को, यहाँ पे बात कहा जा रहा है। खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को लेकर के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पे भारत के द्वारा ये अहम कदम यहाँ पे उठाए गए हैं, ये इनको प्रोवाइड करने को लेकर के। ठीक है, तो ये एक कदम अब देख सकते हैं भारत के द्वारा लिया गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, यहाँ पे जो कि नया पावर हाउस बनने जा रहा है। 10 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बुंदेलखंड में यहाँ पे शुरू होने जा रही है। सौर ऊर्जा परियोजना इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिनमें 3000 मेगावाट से अधिक विद्युत यहाँ पे उत्पन्न होगा। ये पूरा क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश के नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो पूरा क्षेत्र जो है एक तरह से नया एनर्जी हब के रूप में आपका बनने को तैयार है, ये ध्यान रख सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लांट्स को यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट को स्थापित करने को लेकर के यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरिया में, बेसिकली बुंदेलखंड वाला एरिया कौन कौन सा कहलाता है। जो जिला बेसिकली खास करके महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी जलाऊं हो गया, इन सभी जगह पे यहाँ पे सोलर एनर्जी प्लांट्स को स्थापित किया जा रहा है। और यही एक तरह से आपको हब, एनर्जी हब, न्यू एनर्जी हब बनने को लेकर के तैयार हो रहा है। ये जो 3 सोलर एनर्जी प्लांट की बात कही जा रही है, 3 सौर ऊर्जा इकाइयां जो है बेसिकली आपको झांसी जिले में स्थापित की जा रही है। इसकी परियोजनाएं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झांसी के जिला में 600 मेगावाट सोलर प्लांट को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? टस्को कंपनी के द्वारा। कितनी लागत लग रही है? तो 3430 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे लग रही है। और एक तरह से ये प्लांट अगर स्थापित होगा झांसी में तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एक तरह से देख सकते हैं 300 जॉब अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे उत्पन्न होगी। फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 1200 करोड़ रुपए में 100 मेगावाट का सौर संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिससे 1000 से अधिक रोजगार को यहाँ पे सृजन का अवसर मिलेगा, देख सकते हैं। इसके साथ साथ सन सोर्स एनर्जी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसके तहत 135 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। 600 करोड़ यहाँ पे जिसकी लागत लगेगी और इसके तहत यहाँ पे 2000 जॉब जो है वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। 2000 रोजगार जो है वहाँ पे सृजन की क्षमता जो है वो पैदा होगी, देख सकते हैं। तो एक बहुत ही इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। एक तरह से एक हब बनने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का, एक ऊर्जा केंद्र का, ये ध्यान रख सकते हैं। उसको लेकर के यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 600 मेगावाट का आप देख सकते हैं टस्को के द्वारा ललितपुर जिले में खास करके 3450 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। 300 यहाँ पे रोजगार सृजन के यहाँ पे अवसर जो है वो उत्पन्न होंगे। अब अगला अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं हर क्षेत्र में बात कही जा रही है। ललितपुर हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 रोजगार सृजन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से ये जो स्थापित किया जा रहा है, झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है, फिर झांसी में हो गया, फिर इधर आपका अगर मैं बात करूँ ललितपुर जिला में हो गया, फिर यहाँ पे बांदा में आपको देख सकते हैं 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जिसकी लागत 350 करोड़ रुपए लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सनसियो सोलर पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 62 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बांदा, ललितपुर, आपको झांसी वाले एरिया आप देख सकते हैं, इन सभी जगह पे सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने की बात कही जा रही है और एक तरह से पावर हाउस हब बनाने की बात कही जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो और अगली अगर हम लोग बात करें चित्रकूट की, अगर मैं बात करूं देख सकते हैं 800 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। लागत कितनी लगेगी? 4700 करोड़ रुपए। एम्प्लॉयमेंट कितना मिलेगा? 400 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टस्को लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे 155 मेगावाट अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? महोबा जिला में। लागत कितनी लग रही है? 1008
करोड़ रुपए यहाँ लागत लगेगी और कितने लोगों को यहाँ पे जॉब दिया जाएगा, तो एक तरह से सृजन जो है यहाँ 78 लोगों के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पे उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है अन्य प्रमुख योजनाएं भी यहाँ पे इसमें शामिल हैं। देख सकते हैं बुंदेलखंड रीजन की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे LBH प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोच ट्रैक वर्थ रुपीज़ 2840 करोड़ रुपए यहाँ पे लगेगा। LBH कोच प्रोजेक्ट को यहाँ पे बेसिकली इसका प्लांट स्थापित किया जाएगा। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको संत माँ कर्म मानव संवर्धन समिति के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 501 करोड़ रुपए की जाएगी। स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 करोड़ रुपए की लागत से इसको यहाँ पे खोला जाएगा। गन प्रोपेलेंट प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि बुंदेलखंड रीजन में इसको इम्प्लीमेंट किए जाने हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूपी के क्षेत्र में ये ध्यान रख सकते हैं, बुंदेलखंड को नया पावर हब बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान से समझते हुए चलिएगा। खास करके यूपी का जो पेपर देने जा रहे हैं अपकमिंग टाइम्स में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ अगला जो न्यूज़ है बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड है। देख सकते हैं आप इसको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे राजीव गोयल प्राइजेस की घोषणा यहाँ पे की गई है। देख सकते हैं राजीव गोयल प्राइज, याद रखिएगा ये किसके द्वारा, यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गोयल अवार्ड समिति के द्वारा इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये पुरस्कार बेसिकली युवा वैज्ञानिकों के लिए इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है। इस पुरस्कार में क्या क्या चीजें दी जाएंगी तो ये ध्यान रखिएगा, एक मेडल दिया जाएगा, एक साइटेशन दिया जाएगा, कैश प्राइज 1 लाख रुपए का यहाँ पे दिया जाएगा। 4 साइंटिस्ट को, ये ध्यान रख सकते हैं कंट्री के जो 45 साल से कम उम्र के हैं, बेसिकली यंग साइंटिस्ट कैटेगरी में जो बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे ये सारे चीजें दी जाएगी। प्रशस्ति पत्र हो गए, पदक हो गए, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 45 वर्ष से कम आयु उनकी होनी चाहिए, युवा वैज्ञानिक श्रेणी में बेसिकली वो होने चाहिए। अब 4 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ये 4 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं देख सकते हैं। डॉक्टर सप्तर्षि बसु की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु में, ये ध्यान रखिएगा, अप्लाइड साइंस में है। डॉक्टर सेबेस्टियन सी पीटर की बात यहाँ पे कही जा रही है, JNCASR बेंगलुरु में है, रासायनिक विज्ञान के साइंटिस्ट है। डॉक्टर बुसरा अतिक यहाँ पे देख सकते हैं, जैविक विज्ञान और बायोइंजीनियरिंग विभाग से है, IIT कानपुर जीवन विज्ञान के तहत। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, भौतिक संस्थान यहाँ पे देख सकते हैं भुवनेश्वर, भौतिक विज्ञान से ये संबंधित। तो ये 4 आप देख सकते हैं, 4 वैज्ञानिक जो जिनको ये अवार्ड दिया जाना, ये ध्यान रख सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समिति के द्वारा, गोयल पुरस्कार समिति, ये ध्यान रख सकते हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, राजीव गोयल पुरस्कार से रिलेटेड, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइबल कल्चर सेंटर से रिलेटेड है। यहाँ पे नींव रखी जाएगी केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जो ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर जो अर्जुन मुंडा है उनके द्वारा यहाँ पे नींव रखी गई है। उनके कल्चर्स को प्रिजर्व करने को लेकर के, एक तरह से उनके धरोहर को, उन झारखंड की सरायकेला खरसावा जिले में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संवर्धन केंद्र की आधारशिला यहाँ पे रखी गई, ध्यान रख सकते हैं। अर्जुन मुंडा जो कि बेसिकली केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली यहाँ पर कहाँ पे ये रखा गया है, तो ये खरसावा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहीं पे बेसिकली ये नींव रखी गई है। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, संग्रहालय झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत को ये क्या करता है, चित्रित करता है और एक तरह से संरक्षित करने का प्रयास आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे आवंटित किया है, ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे झारखंड में, ये ध्यान रख सकते हैं। इस केंद्र को भविष्य में एक जीवित केंद्र के रूप में यहाँ पे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, देख सकते हैं। एक लाइव सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा फ्यूचर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कारीगर हैं जो स्पेस से रिलेटेड है, वो अपने स्किल्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और एक तरह से टूरिज्म सेक्टर को इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, कार्य करने के लिए जगह यहाँ पे मिलेगी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका न्यूज़ है। एक तरह से ये अपने जो इनके कल्चर्स है उनको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, इनकी इतिहास और धरोहर को जो क्षेत्र के हैं वो इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इतिहास और विरासत का प्रदर्शन भी इनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, जो इस क्षेत्र की भौतिक अमूर्त जनजातीय संस्कृति है, ये ध्यान रख सकते हैं। एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन यानी BAJSS में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हाल ही में पुनर्निर्मित राष्ट्रीय अद्वितीय जनजातीय संग्रहालय, ई लाइब्रेरी,
ST गर्ल्स हॉस्टल का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। किसके द्वारा? अमृतलाल विठलदास ठाकर के द्वारा, जिसको ठाकर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। एक समाज सुधारक आपको देखने को मिलेगा, जो एक तरह से ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट में जिनके द्वारा बहुत अहम भूमिका निभाई गई थी। देख सकते हैं उन्हीं को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरा आपका जो न्यूज़ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेसिकली PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BPSC हो, JPSC हो, UPPCS हो, या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं UPSC के साथ साथ, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर वीडियो जो है वो आप इसको अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे जो एस्पिरेंट है उन तक इसको पहुंचा दीजिए। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जब भी आपको आए उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसको टाइमली से कवर कर सकें जितने भी न्यूज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही।